गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अर्थक्वेक इन ताइवान। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वी कवर इट इन एनवायरनमेंट। तो ताइवान जो है वहाँ पर 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है पिछले 25 सालों में। जो एपिसेंटर है वो ह्यूआलिन काउंटी के पास रहा है, जो कि ईस्टर्न ताइवान में सिचुएटेड है। ताइवान बहुत ही प्रोन रहता है अर्थक्वेक्स को बिकॉज वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, जहाँ पर 90% ऑफ वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हम पहले तो रिंग ऑफ फायर के बारे में ही देखते हैं। तो ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनोज और अर्थक्वेक साइट्स की एक स्ट्रिंग है, जो कि पैसिफिक ओशन के आसपास जो है वो लोकेटेड है। बेसिकली एक काइंड ऑफ अ सेमी सर्कल है या फिर हॉर्स शू शेप्ड है, और 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ये एरिया को कवर करता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मीट होती हैं। तो मीटिंग पॉइंट है ये कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स का। इसकी वजह से जो है ये एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और जो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, 15 कंट्रीज से के आसपास जो है उस एरिया से गुजरता है, ठीक है, जिसमें यूएस भी इंक्लूडेड है। तो रिंग ऑफ फायर वल्नरेबल क्यों है अर्थक्वेक्स के? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली स्लाइड पास्ट होती रहती हैं, कोलाइड होती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर या नीचे आती रहती हैं, ठीक है। जो एज ऑफ द प्लेट्स हैं वो रफ़ होती हैं, तो जब वो स्टक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो रेस्ट ऑफ द प्लेट जो है वो मूव होती रहती है, तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे वॉल्केनोज़ क्यों हैं इस एरिया में, रिंग ऑफ फायर में? क्योंकि जो जितने ये वॉल्केनोज़ हैं, ये सबडक्शन की वजह से बने हैं। सबडक्शन में क्या होता है, जब दो प्लेट्स कोलाइड होती हैं एक दूसरे के साथ, जो हैवियर प्लेट है वो नीचे दब जाती है हल्की वाली प्लेट के, और ये डाउन गोइंग ओशियानिक प्लेट जो होती हैं वो हॉटर मेंटल प्लेट से जाके जब मिलने लगती है, तो वो हीट अप होती है और उससे मैग्मा प्रोड्यूस होता है। जितने भी ये लगभग सबडक्शन जोन्स हैं, ये सब रिंग ऑफ फायर में ही लोकेटेड हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये बहुत सारे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। अब ताइवान इतना ज़्यादा एक्सपोज क्यों है अर्थक्वेक से? क्योंकि ताइवान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में ही आता है, और ये एरिया वल्नरेबल है क्योंकि यहाँ पर फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो मिलती हैं। ये रीजन की जो माउंटेनियस लैंडस्केप है वो भी ऑफ कोर्स इसी की वजह से ही होता है, प्लेट्स के मिलने की वजह से। और ग्राउंड शेकिंग जो है बहुत कॉमन है यहाँ पर, लैंडस्लाइड्स भी होती रहती हैं उसकी वजह से, ठीक है। अगर हम ताइवान की प्रेपरेडनेस देखें तो रीसेंट अर्थक्वेक जो था 7.2, जिसको मेजर किया गया ताइवान द्वारा, और यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा इसको 7.4 कहा गया है। इस आइलैंड पर, ताइवान आइलैंड पर, गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड जो है वो फॉलो करवाती है। एक वर्ल्ड क्लास सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क बनाया गया है, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि अर्थक्वेक सेफ्टी इंश्योर की जा सके। गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम क्विक रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं उसको भी रिवाइज़ करती रहती है, एग्जिस्टिंग और न्यू बिल्डिंग्स के लिए। सब्सिडीज़ दी जाती है रेजिडेंट्स को ताकि वो अपने बिल्डिंग की क्विक रेजिस्टेंस को चेक करवाते रहें टाइम टू टाइम। ताइवान जो है वो क्विक ड्रिल्स भी करवाता रहते हैं स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, और लोगों को जो है अवेयर करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लेशियल लेक फ्लड्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और जोग्राफी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को कहा है कि आप इवेल्युएट करो कि कितना रिस्क पोज करती हैं 5 पोटेंशियली हजार्डस ग्लेशियल लेक्स इस स्टेट में या फिर इस रीजन में। तो ये लेक्स जो हैं ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को प्रोन है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि कई सारी हिमालयन स्टेट्स में कई तरह के डिज़ास्टर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के लिए अगर हम देखें तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ग्लेशियल लेक्स क्या होती हैं। बेसिकली ये लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर होती हैं जो या तो फ्रंट में या टॉप में या फिर बीनीथ एक मेल्टिंग ग्लेशियर होती हैं। जैसे 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 ग्लेशियर विड्रॉ होता रहता है, तो वो एक डिप्रेशन अपने पीछे छोड़ता रहता है, जो कि मेल्ट वाटर से भर जाता है और वहाँ पर एक लेक बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही बनती हैं ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स जो हैं, जब ग्लेशियर इरोड होने लगता है तो जो लैंड से जब वो और फिर जो मेल्ट होने लगता है तो वो पानी वहाँ पर भर जाता है और वहाँ पर लेक बन जाती है। ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं ये मोस्टली हाई ऑल्टीट्यूड या पोलर रीजन्स में पाई जाती हैं, जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्लेशियर रिसीड करेगा, जितना बिगर होगा ग्लेशियर, उतने ही जो है लेक जो है वो डेंजरस बनती जाएगी।
दो मेन ग्रुप्स में ग्लेशियल लेक्स को जो है वो बांटा गया है, एक आइस कॉन्टैक्ट लेक्स और एक डिस्टल लेक्स। आइस कॉन्टैक्ट लेक्स तो वो होती हैं जो कि ग्लेशियर आइस जहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है लेक वाटर में आके। जो डिस्टल लेक्स होती हैं वो थोड़ी दूर होती हैं ग्लेशियर से, आइस शीट से, लेकिन स्टिल ग्लेशियर की जो है वो इन्फ्लुएंस से उनके ऊपर होता है। ठीक है। अब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या होती हैं? बेसिकली जब ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो अनस्टेबल आइस या सेडिमेंट से जो है वो बनी होती हैं, तो लूज रॉक होता है, डेब्री होती है इसमें, है ना। जब कभी उनकी बाउंड्री टूट जाए किसी वजह से ग्लेशियर लेक्स की, तो जो वाटर जो लेक का है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डाउनवर्ड्स आने लगता है और फ्लडिंग कर देता है डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं डिज़ास्टर इवेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है वो लेक का पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम आने लगता है। तो किस वजह से हो सकता है? कुछ भी रीज़न हो सकता है, ग्लेशियल काविंग भी हो सकता है, मतलब कि साइजेबल आइस चंक्स जो हैं ग्लेशियर के वो एक लेक में आकर गिर गए, उसकी वजह से जो सडन वाटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, सेडिमेंट आएगा, डेब्री आएगा डाउनस्ट्रीम, और बहुत तेज़ी के साथ, वेलोसिटी के साथ, और जो वैलीज़ हैं उनको सबमर्ज कर देता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देता है, जैसे रोड, ब्रिज, बिल्डिंग का। तो ये डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड होती है इनके साथ। अब क्यों ये स्पॉटलाइट में है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स? क्योंकि पिछले कुछ रीजन में, पिछले कुछ जो है ईयर्स में ग्लोबल टेम्परेचर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ग्लेशियर की मेल्टिंग भी तेज़ी से हो रही है, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो ये एरियाज़ जो हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं इंसिडेंट से। तो एक स्टडी दिखाती है कि 3 मिलियन पीपल इंडिया में, 2 मिलियन पीपल पाकिस्तान में जो है ग्लोव्स को जो है वो रिस्क पर हैं। लेकिन फिर ऑफ कोर्स ये इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है इंडिया या पाकिस्तान में जितना कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट या तिब्बत में होता है। ठीक है। फिर भी क्योंकि एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन होती है इस एरिया में, तो ये वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। ठीक है। तो ऑफ कोर्स नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने 188 ग्लेशियर लेक्स को आइडेंटिफाई किया है हिमालयन स्टेट्स में, और कहा है कि हैवी रेनफॉल से ये ब्रीच हो सकती हैं और डिज़ास्टर कर सकती हैं। उनमें से 13 जो हैं वो उत्तराखंड में सिचुएटेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माई CGHS ऐप। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने माई CGHS ऐप लॉन्च की है, और ये ऐप जो है डिज़ाइन की गई है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को एनहांस एक्सेस देने को, इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज भी का भी एक्सेस देती है ये CGHS के बेनिफिशरीज़ को। तो इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हिमाचल प्रदेश और NIC की हेल्थ टीम द्वारा, और ये कन्वीनियंट मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें फ़ीचर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन और एक्सेसिबिलिटी दोनों दे रहे हैं CGHS बेनिफिशरीज़ को। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फंक्शनैलिटी ऑफ एमपिन भी इसमें दी जाती है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी जो है यूज़र्स के डेटा की वो बनाई जा सके। ठीक है। अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है ये स्कीम एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। रीइंबर्समेंट और कैशलेस फैसिलिटीज़ दी जाती है उन्हें, चाहे वो एलोपैथी में इलाज कराएं, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा या यूनानी किसी भी हेल्थ केयर सेंटर से कराएं, और उनको जो ट्रीटमेंट का जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो एंटायर वैल्यू चेन है इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स की, वो एमपीडा द्वारा सर्टिफाइड है। ठीक है। तो एमपीडा है क्या? एक स्टेचुटरी बॉडी जो कि एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोशन के लिए बनाई गई थी 1972 में एक एक्ट द्वारा। ठीक है। इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो डेवलपमेंट और रेगुलेटिंग ऑफ ऑफशोर एंड डीप सी फिशिंग है, फिशिंग वेसल्स को रजिस्टर करना, एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना, ठीक है, उनकी रजिस्टरिंग करना एक्सपोर्टर्स की मरीन प्रोडक्ट्स के। 5 फुल फ्लैज्ड इनकी क्वालिटी कंट्रोल लेबॉरेटरीज़ भी हैं कोच्चि में, नेल्लोर में, भीमावरम में, भुवनेश्वर में और पोरबंदर में, और इनके 18 रीजनल, सब रीजनल और डेस्क ऑफिस भी हैं। तो कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है ऑफ कोर्स। इसके ट्रेड प्रमोशन ऑफिस भी हैं न्यू दिल्ली और टोक्यो में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइडली लॉक्ड प्लैनेट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कंफर्म किया है पहला ऑब्जर्वेंस ऑफ टाइडली लॉक्ड सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट। तो टाइडली लॉक्ड प्लैनेट क्या होता है?
जो कि एक स्टार के अराउंड जो है वो उसका ऑर्बिट होता है, और वो एक परमानेंट जो है वो देख रहा होता है स्टार को। मतलब जो उसका एक फेज़ है, जैसे मून का है हमारा, कि एक साइड तो उसकी जो है वो अपनी स्टार की तरफ देख ही रही होती है। जो इसका रोटेशन पीरियड होता है इस प्लैनेट का, वो लगभग इक्वल होता है रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड द स्टार को भी, ठीक है। तो एक टाइडली लॉक्ड प्लैनेट जो है उसमें वन साइड जो है वो ऑलवेज स्टार को देख रही होती है, और दूसरी जो उसकी साइड होती है वो परपेचुअली डार्कनेस में होती है। हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? मून। मून जैसे टाइडली लॉक्ड है अर्थ से, ठीक है। तो एक प्लूटो शेरॉन सिस्टम भी है जिसमें कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो कंपेरेबल साइज़ की हैं और दोनों क्लोजली निट हैं, ठीक है। और टाइडल लॉकिंग का जो है इन्फ्लुएंस ये भी होता है कि कैसे प्लैनेट मूव होगा, क्योंकि टाइडल लॉकिंग जो है वो स्पिन को स्लो कर देती है। फिनोमेना जो टाइडल लॉकिंग का है वो स्पेस में और भी बॉडीज़ के साथ देखने को मिलता है, जैसे बाइनरी स्टार्स या अदर स्टार सिस्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं ऑर्गेनेलीज के की तरह। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है? प्रोक्रायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कैपेबल हैं नाइट्रोजन गैस को ट्रांसफॉर्म करने में थ्रू फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि अमोनिया। तो दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, एक तो सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिस्टिक, जिसमें कि स्पीशीज़ जो है वो रूट नोड्यूल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स में रहती हैं, और प्लांट्स जो जैसे पी फैमिली के हैं, लिग्यूम्स जिनको हम कहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट्स होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, जैसे राइजोबियम जैसा बैक्टीरिया। अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है फ्री लिविंग होते हैं, उनको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो चाहे सॉइल हो या एक्वाटिक एनवायरनमेंट सब में रह लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, बिजिरिंसिया, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है? अभी जो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्हीं के नाम दे के पूछ लेता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसीलिए, ताकि आपको एकदम से एग्जाम में याद आ जाए कि ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर जिन पे नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो कि कंपोनेंट है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नाइट्रोजन साइकिल के चलने में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रत्यूष टेलीस्कोप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स ऑन द मून जो है वो पोस्ट करने का जो है वो मन बना लिया है। उसमें से एक जो है वो इंडिया का भी जाएगा, जिसका नाम है प्रत्यूष, प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। प्रत्यूष की ये फुल फॉर्म है। बेसिकली एक ये रेडियो टेलीस्कोप है जो कि मून के फार साइड पर जो है लगाया जाएगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इसरो के साथ कोलैबोरेट करके। इनिशियली जो है इसरो इसको अराउंड द अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करेगा, और कुछ फाइन ट्यूनिंग के बाद इसको मून की तरफ जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करेगा, कॉस्मिक डॉन ऑफ द यूनिवर्स को रिवील करेगा, आंसर करेगा क्वेश्चन को जब स्टार कैसे फर्स्ट स्टार्स फॉर्म हुए, नेचर ऑफ द फर्स्ट स्टार्स क्या था, ठीक है। और एक वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना जो है ये कैरी करने वाला है, सेल्फ कैलिब्रेटिंग एनालॉग रिसीवर और डिजिटल कोरिलेटर को भी जो है ये कैरी करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैनिक स्कूल्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जब कोई भी एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो न्यू सैनिक स्कूल्स बनाने के लिए अप्लाई करता है तो उसकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं देखी जाती, ठीक है। तो सैनिक स्कूल्स क्या हैं? रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं स्टूडेंट्स के, पब्लिक स्कूल एजुकेशन जो देते हैं, सीबीएसई द्वारा ये अफिलिएटेड होते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स इनको फंड करती है। और जो स्कीम है सैनिक स्कूल बनाने की 1961 में इंट्रोड्यूस की गई थी। प्राइमरी एम क्या था इस स्कीम का कि स्टूडेंट्स को एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली जो है वो रेडी किया जाए ताकि वो नेशनल डिफेंस अकेडमी में एंट्री ले सके। ओवरऑल गवर्नेंस जो है सैनिक स्कूल्स की वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा देखी जाती है। ऑफ कोर्स 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोकेटेड हैं।
गर्ल्स कैडेट्स को भी जो है ऑफ कोर्स एडमिशन दी जानी शुरू की गई है 2021-2022 सेशन से। और रीसेंट इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाने का सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर इन पार्टनरशिप विद एनजीओज या प्राइवेट स्कूल्स या स्टेट गवर्नमेंट। और ऑफ कोर्स एम यही है कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, कल्चरली अवेयर, इंटेलेक्चुअली अडेप्ट, कॉन्फिडेंट, हाईली स्किल्ड, मल्टी डायमेंशनल, पैट्रियोटिक, सेल्फ रिलायंट यूथ कम्युनिटी जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हों वो कंट्री में क्रिएट की जा सकें। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is earthquake in Taiwan. This topic is important for your environment section and also your geography section. So Taiwan was recently hit by a 7.2 magnitude earthquake, which is the strongest in last 25 years. And the epicenter of this earthquake was located just 18 kilometers southwest of Hualien County, which is situated in eastern Taiwan. So Taiwan, we know, is prone to earthquakes because it lies along the Pacific Ring of Fire, where 90% of the world's earthquakes take place. So Ring of Fire, we have to see what is it. So Ring of Fire is essentially a string of hundreds of volcanoes and earthquake sites which run along the Pacific Ocean. So it's a semicircle or horseshoe in shape, and it stretches nearly 40,000 plus kilometers. And Ring of Fire traces the meeting points of numerous tectonic plates, and it runs through 15 countries, more than 15 countries rather: US, Indonesia, Mexico, Japan, Canada, Guatemala, Russia, Chile, Peru, and Philippines. So why is this Ring of Fire vulnerable to earthquakes? Because constant sliding past, colliding, or moving above and below or below each other of the tectonic plates are happening in this region, and the edges of these plates are quite rough. So that's why what happens is that they get stuck with one another while the rest of the plate keeps moving. An earthquake occurs when the plate has moved far enough and the edges unstick on one of the faults. So why are there so many volcanoes in the Ring of Fire? Because many of the volcanoes have been formed through a process called subduction. So subduction happens when two plates collide with each other and the heavier plate is shoved under the lighter one. Okay, that creates a deep trench. The downgoing oceanic plate is shoved into a hotter mantle plate when it starts heating up, gets mixed with volatile elements, and then it produces the magma. Okay, most of the subduction zones on the planet are located in the Ring of Fire, and that's why it hosts a large number of volcanoes. So why is Taiwan so exposed to earthquakes? Because Taiwan lies along this Pacific Ring of Fire, and this area is particularly vulnerable to the tremblers or tensions, because it is the meeting point of two tectonic plates, Philippine Sea Plate and the Eurasian Plate. This region's mountainous topography or landscape also magnifies the ground shaking, and it leads to landslides. So if we look at the preparedness that has been done by Taiwan, then recent earthquake, which has been measured at 7.2 by Taiwan authorities, and the US Geological Survey has put this earthquake at 7.4. It has damaged several buildings but caused only minor losses in the capital of Taiwan, that is Taipei, because the island has been prepared with strict building codes, a world-class seismological network, and widespread public education campaigns on earthquake safety. The government also continuously revises the level of quake resistance which is required of new and existing buildings. It also offers subsidies to residents who are willing to check their buildings' quake resistance. Taiwan is also pushing quake drills at schools and workplaces, while public media and cell phones regularly carry notices about earthquake safety and about earthquakes and safety. So the next topic is glacial lake floods. This topic is important for your environment section. So Uttarakhand government has constituted two teams of experts to evaluate the risk posed by 5 potentially hazardous glacial lakes in this region. These lakes are prone to glacial lake outburst floods, and these events have resulted in several disasters in Himalayan states in recent years. So what are these glacial lakes? So basically they are the large bodies of water which sit in front of, on top, or beneath a melting glacier. As the glacier withdraws, it leaves behind a depression which gets filled with meltwater, and that's how the lakes get formed. So
Glacial lakes are also formed when a glacier erodes the land and then it melts. So they are typically found in high altitude or polar regions where glaciers exist. The more the glacier recedes, the bigger and more dangerous the lake becomes. So glacial lakes are generally divided into two main groups. So ice contact lakes are the lakes which have glacier ice which terminates in the lake water. Then there are distal lakes, which are the lakes which are distant from the glaciers or ice sheets, but still they are influenced by their presence. So, what are glacial lake outburst flooding? So, glacial lakes are mostly dammed by unstable ice or sediments, which are composed of loose rock and debris. In case somehow the boundary of the lake breaks, or this lakes gets uh, breached, then huge amounts of water rush down the side of the mountains and it causes flooding in the downstream areas, which is referred to as the GLOF event. So GLOFs are basically disaster events, and they are caused by the abrupt discharge of water from glacial lakes. GLOFs can be triggered by various reasons, including glacial calving, where sizable ice chunks detach from the glaciers into the lake, inducing sudden water displacement. So GLOFs can unleash large volumes of water, sediment, and debris downstream with formidable force and velocity. The flood waters can also submerge valleys, obliterate infrastructure like roads, bridges, and buildings, which can result in significant loss of life and livelihoods. So in recent years, we have seen that there has been a rise in GLOF events in Himalayan region because of soaring global temperatures, which have increased glacial melting. Rapid infrastructure development in vulnerable areas has also contributed to the spike in such incidents. A study has shown that 3 million people in India and 2 million people in Pakistan, they face the risk of GLOF events, but still it is lower than the threat that is present in the countries of Pacific Northwest or even in Tibet. The presence of extremely large population in these areas of Himalayan states are make these GLOF events very um, destructive. Okay, so if we see that see then of course we require an early warning system. NDMA has already identified 188 glacial lakes in the Himalayan states, which can potentially be breached because of heavy rainfall. 13 of such glacial lakes are in Uttarakhand. So the next topic is My CGHS app. This topic is important for your governance section. Recently, Secretary of Ministry of Health has launched this My CGHS app. The app is designed to enhance access to electronic health records, information and resources for the CGHS beneficiaries. So this app has been developed by technical teams of NIC Himachal Pradesh and NIC Health team. So it's a convenient mobile application which is offering features aimed at enhancing information and accessibility for CGHS beneficiaries. This app features security features like two-factor authentication and functionality of MPIN also to ensure the confidentiality and integrity of users' data. So, what is CGHS? So, it gives healthcare facilities to registered employees and pensioners of the central government of India. These enrolled members are provided with reimbursement and cashless facilities under the scheme. It covers healthcare under different systems of medicine like allopathy, homeopathy, Ayurveda, and Unani. And CGHS beneficiaries can also undergo treatment at any empaneled private hospital of their choice. So the next topic is Marine Products Export Development Authority. This topic is important for our economy section. Recently, officials have asserted that the entire value chain for India's shrimp exports is certified by MPDA. What is MPDA? It's a statutory body which is tasked with the promotion of export of marine products. So it was set up by an act of parliament in 1972, and the functions of MPDA involve development and regulation of offshore and deep sea fishing and undertaking measures for the conservation and management of offshore and deep sea fisheries. It also registers fishing vessels, processing plants, and storage premises for marine products and the conveyances which are used for the transportation of marine products. It also fixes standards and specifications for marine products for purposes of export. It also regulates the export of marine products, registering of those exporters, and payments of such fees as may be prescribed. It has set up 5 full-fledged quality control laboratories at Kochi, Nellore, and Bhimavaram. And of course, it also has 18 regional, sub-regional divisions and desk offices, but its headquarters is located in Kochi, that is in Kerala, and it has trade promotion offices in New Delhi, Tokyo, and New York. Of course, the new nodal ministry is Ministry of Commerce and Industry.
So the next topic is tidally locked planet. This topic is important for your science and tech section. So recently, an international team of astronomers and astrophysicists have confirmed the first known observance of a tidally locked super-Earth exoplanet. So a tidally locked planet is basically in its orbit around a star, and it keeps the same face towards the star. So this happens when the rotation period of the planet around its axis becomes equal to the revolution period of the star around the star. So that's why what happens is that one side is always facing the star while the other is cloaked in perpetual darkness, like what happens to the moon. We only see one side of it. So the moon is tidally locked to the earth because it rotates in exactly the same time as it takes to orbit the earth. That's why we only see one side of the moon at one time. So both bodies in the case of Pluton Charon system, which is also tidally locked, both of them are tidally locked. So the both bodies are of comparable size and they are close together. Both bodies can be tidally locked to each other also. Tidal locking does influence how a planet moves because tidal locking slows down the spin, and phenomena of tidal locking can also happen with other bodies in space. So the next topic is nitrogen fixing bacteria. This topic is important for your environment section. So researchers have recently discovered nitrogen fixing symbiotic organisms exhibiting behaviors similar to organelles. So nitrogen fixing bacteria are basically prokaryotic microorganisms who are capable of transforming nitrogen gas from the atmosphere into fixed nitrogen compounds like ammonia, which are of course required by plants. There are two types of nitrogen fixing bacteria. First are the symbiotic or mutualistic. These species live in root nodules of certain plants like legumes, and some of them also most are some of these legumes host most important nitrogen fixing bacteria like rhizobium, azospirillum, uh, which are associated with cereal grasses. And then there are certain other nitrogen fixing bacteria which are free living and they do not require a host, like cyanobacteria, azotobacter, Bigerinca, Erinksia, and Clostridium. So you have to remember the name of these nitrogen fixing bacteria because this is an important topic, and UPSC in your prelim exam can just name these bacteria and ask you what are these terms used for. Okay. So nitrogen is a component of proteins and nucleic acids, and it plays an important role in the nitrogen fixing bacteria play an important role in the nitrogen cycle. So the next topic is Pratyush telescope. This topic is important for your science and tech section. So astronomers are looking forward to posting high resolution telescopes on the moon, and one of them would be India's Pratyush. Pratyush stands for probing reionization of the universe using signal from hydrogen, and it's a radio telescope which will be sited on the moon's far side. So it is being built by Raman Research Institute of Bengaluru with active collaboration with ISRO or from ISRO, and it will be initially placed around the Earth's orbit, but after some fine tuning, it would be launched moonwards. It will be able to detect signals from the first stars and galaxies. It will reveal the cosmic dawn of the universe. It will answer the questions when the first stars were formed and how the first stars uh, were in nature and what was the light from the first stars. So it will carry a wideband frequency independent antenna, a self calibrating analog receiver, and a digital correlator to catch radio noise and the all important signal from the dark ages. So the next topic is Sanic schools. This topic is important for our governance section. Recently, Defense Ministry has clarified that the political or ideological affiliation of the applicant institution does not influence the selection process of new Sanic schools. So Sanic schools are the residential schools for students providing public school education, and they are affiliated to CBSE, and these schools are funded by central and state governments both. The scheme to establish Sanic schools was first introduced in 1961, and the aim was to prepare students academically, physically, and mentally for entry into the National Defense Academy. These schools are registered under the Societies Registration Act, and the overall governance of Sanic School Society is under the Ministry of Defense. At present, there are 33 Sanic schools in various parts of the country. Even the girls cadets have also been given admission
in Sainik schools since the academic session of 2021 and 2022. And Government of India has recently approved an initiative for setting up 100 new Sainik schools under Sainik School Society in partnership with NGOs, private schools, and state governments. So the aim is to create an academically strong, culturally aware, intellectually adept, confident, highly skilled, multidimensional, patriotic, self-reliant youth community with leadership qualities so as to provide utmost priority to the nation. Okay, so these were our topics for today. We have also shared the weekly current affairs compilation in our Telegram group today. Please download that. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.